हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुथ्रिया। जैसा कि हम कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक। क्या हो रहा है इसमें? बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसका चैप्टर 1 और 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें हम कहाँ तक किया था देखते हैं एक बार। राज्यसभा वगैरह के और ये किए थे हमने ना। समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो है वो किस प्रकार से होता है, भारत में इसको क्यों नहीं चुना गया, भारत में सर्वाधिक मत वाले को क्यों चुना गया, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद ये वाला जो है इसके लिए एक अलग से छोटी वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं, आज अपलोड हुआ है। चलिए अगला देखते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण ये किस प्रकार से दिया जाता है। किस निर्वाचन क्षेत्र में कौन सी सीट रहेगी, किसकी रहेगी, ये किस प्रकार से निर्धारण होता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुना जाता है। हाँ, हमने इसके बारे में देख लिया था। सर्वाधिक मत प्रणाली का मतलब यह है कि अगर किसी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में तो वो जीत जाता है। इसका मतलब क्या, उसे ही चुना हुआ घोषित, हाँ जीत गया तो भाई चुना हुआ घोषित कर दिया। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। छोटे छोटे सामाजिक समूह यानी कि कैंडिडेट खड़े हुए 10, तो जो बड़ी समूह है वो उसको जिता देंगे किसी एक को। बाकी के छोटे छोटे समूह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख आबादी है, तो जो छोटे समूह उनकी आबादी 5,000 ही है, 10,000 ही है, तो उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाएंगे। जिनकी आबादी 40,000 है, 50,000 है, उनके कैंडिडेट इजीली जीत जाएंगे। तो इसमें ये लॉस तो होता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली हमारे यहां जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है, क्योंकि भारत में जो जाति आधारित भेदभाव है वो बहुत लंबा रहा है, काफी लंबे टाइम से। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह और जातियां हर जगह जीत जाएंगी। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम सर्वाधिक मत प्रणाली से जो जीतते हैं अगर उसका अनुसरण करें तो हम देखते हैं कि जहां जिसकी आबादी ज्यादा है वो जीत जाएगा, जिसकी आबादी कम है वो नहीं जीत पाएगा। तो ऐसे में होगा क्या कि जो दबंग सामाजिक समूह या जातियां हैं वो जीतती जाएंगी, और जो गरीब हैं या फिर जिनका हम भला चाहते हैं वो क्या है, वो नहीं जीत पाएंगे। वो जो है अपना सहयोग दे ही नहीं पाएंगे, सिर्फ उनका वोट जाएगा, वोट जो है खत्म ही हो गया, क्योंकि काम ही नहीं आया वो वोट। दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो उनका प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। प्रतिनिधित्व का एक ही तरीका होता है, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन दे दो, हो जाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। बिल्कुल सही बात है। आप आज भी देख सकते हो कि देखो, अगर कोई एमएलए या एमपी रिजर्वेशन के थ्रू जा रहा है तो अलग बात है, बाकी के अगर आप देखोगे ना 100, तो 100 में से 2-4, 1 या 2 मुश्किल से जो है वो दलित समुदाय के मिलेंगे। रिजर्वेशन के अलावा, रिजर्वेशन के ही जा रहे हैं बस, जितने भी जा रहे हैं, उसके अलावा बहुत ना के बराबर। ये आज की भी कंडीशन है। तो इस वजह से ये दिया गया। अगर ये नहीं होता तो एक भी रिप्रेजेंटेशन जो है दलित समुदाय का नहीं होता। ये तजमुल हुसैन साहब ने कहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था
पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भारत के लिए अभिशाप रही है। यानी अलग से जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होती है भारत के लिए अभिशाप है। इसने देश की अपूर्णीय क्षति की है जिसकी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। पृथक निर्वाचन मंडल ने हमारी प्रगति को रोक दिया है। हम यानी कि मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार के आरक्षण पर विचार ना करें। यह संविधान सभा के वाद विवाद खंड 8 पृष्ठ 333 26 मई 1949 को कहा था। तो रिजर्वेशन ना देने की बात किसने की? तजम्मुल हुसैन साहब ने। किसके लिए? मुस्लिम समुदाय के लिए। यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। यानी देश की आजादी के बाद ही नहीं, देश की आजादी से पहले भी ये बातें हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? पृथक निर्वाचन मंडल की जो है शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। यानी पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई आदमी मुसलमान समुदाय से है, कैंडिडेट, अगर कोई कैंडिडेट मुसलमान समुदाय से है तो उसको सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे। उसको कौन वोट करेंगे? ओनली मुस्लिम, और कोई वोट नहीं करेगा। यह होता है पृथक चुनाव। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। यानी पहले इस बारे में सोचा गया, लेकिन फिर काफी विचार के बाद यह हुआ कि नहीं, यह व्यवस्था हमारे यहां काम नहीं करेगी। भाई किसी एक समुदाय का खड़ा है, सिर्फ वही वही वोट देंगे, दूसरा वोट ही नहीं देगा उसको, तो वहां फिर क्या चुनाव ही नहीं होंगे फिर दूसरे। तो मतलब चुनाव का इन दी सेंस बस वही चुनाव हुए, और लोग तो वोट कर ही नहीं पाएंगे जो अदर समुदाय के हैं, उनका योगदान ही नहीं रहेगा। तो इस वजह से क्या हुआ? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को चुना गया। यानी हम क्षेत्र तो आरक्षित कर सकते हैं ना, जिससे कि कम से कम उन समुदाय का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। क्लियर है? इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे ऑब्वियसली। आज भी जैसा होता है कि अगर कोई सीट एसटी की सीट है, कोई एससी की सीट है, कोई ओबीसी की सीट है, आज भी है ये सीट आरक्षित जो निर्वाचन क्षेत्र हो गए, तो वोट तो सब डालते हैं। क्योंकि वोट तो सब डालते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिस क्षेत्र में कोई वोट नहीं डालता हो, क्योंकि समुदाय वेस्ट नहीं है ना, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं है। लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। ऑब्वियसली अगर जनरल सीट है कोई भी खड़ा हो सकता है, अगर रिजर्व्ड सीट है तो उस पर उसी कैटेगरी का रिजर्व आदमी खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि मैं अपने यहाँ भरतपुर की बात करूं तो शायद 15-20 साल से रिजर्व सीट है, यानी 3 से 4 बार से एससी के लिए रिजर्व सीट है यहाँ की, करीबन 20-25 साल के लिए। एक आध बार और होगी आई थिंक, या फिर इस बार खत्म हो गई होगी, है ना। तो इस तरीके से वोट सभी करते हैं, लेकिन कैंडिडेट ओनली एससी कैटेगरी का ही खड़ा होगा। जैसे फिलहाल की हमारे यहाँ की जो विनर है वो है संजना जाटव, जो है हमारी एमपी है संजना जाटव। क्लियर? अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सकें। भाई अनेक ऐसे सामाजिक समूह भी होते हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं, किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं है कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके। भाई प्रत्याशी की जीत कब होगी या कब उसको प्रभावित करेंगे? जब उसमें संख्या ज्यादा होगी।
फॉर एग्जाम्पल कि कोई जगह, जैसे कि मैं भरतपुर से ही बात करूं, अगर भरतपुर में जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सीट है शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल कास्ट के लोग हो गए 70%, तो फिर तो ये जीतने ही जीतने, कुछ भी हो जाए, 70% लोग हो गए, दूसरे कितने 30% है, वो 30% वोट करेंगे तो प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं तो फिर प्रभावित नहीं कर पाते। लेकिन पूरे देश पर नजर डालने पर भी अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं। पूरे देश में नजर डालेंगे तो अच्छे खासे समूह के रूप में। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। क्लियर है? संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। यानी संविधान क्या करता है, जो एससी हो गए, एसटी हो गए, उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं, इनमें आरक्षण की व्यवस्था करता है। भाई राज्यसभा में तो डायरेक्टली चुन के जाते हैं ना, इनडायरेक्टली रूप से चुन के जाते हैं, वहां तो कोई मतलब है नहीं ऐसा। प्रारंभ में यह व्यवस्था जो है वो 10 वर्ष के लिए की गई थी कि जैसे कि चीजों में सुधार हो जाएगा तो फिर उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन चीजें आज भी ऐसी ही है। अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है। अब एनसीईआरटी में पुराना लिखा हुआ है, आज भी है ये। आरक्षण की अवधि खत्म हो जाती है तो संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। तो पार्लियामेंट कुड बी डिसाइड। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। यानी कि भारत की जनसंख्या में जितना इनका अनुपात है इन जातियों का, उतना ही इनकी सीटों का अनुपात है। सेम रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटों में से 84 अनुसूचित जातियों एंड 47 अनुसूचित जनजाति, ये 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार है, के लिए आरक्षित है। इज दैट क्लियर? यानी लोकसभा में 543 निर्वाचित सीटें, उसमें से 84 एससी की, 47 एसटी की, 26 जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार आरक्षित है। अगला आया जयपाल सिंह का स्टेटमेंट है, लेकिन मैं भारत के आदिवासियों की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। ब्रिटिश सरकार, प्रमुख राजनीतिक दलों और हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके ही कारण हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया था, जैसे किसी को चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं में सीटों के आरक्षण की मांग पर जोर दिया है। हमने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत की सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे। 1585, अबे 1985 होगा, क्या था ये, 1885 कुछ होगा, जो भी, मैं एक बार देख के बता दूंगा इसको, है ना। और केंद्र में तो एक भी नहीं था। क्लियर? मैं एक बार ये देख के जरूर बता दूंगा। ये वाला, ये जयपाल सिंह ने बोला था संविधान सभा के वाद विवाद खंड 5 पृष्ठ 226 27 अगस्त 1947 को। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, यह कौन तय करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय जो है एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, परिसीमन आयोग। क्या कहेंगे जिसे? परिसीमन आयोग। 2027 में आई थिंक परिसीमन होना है, सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होगा, है ना। तो इसे क्या कहा जाएगा? परिसीमन आयोग।
राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करते हैं, यानी परिसीमन जो आयोग है उसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। यह क्या करता है? चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग किसके साथ मिलकर काम करता है? चुनाव आयोग के साथ। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। भाई परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जा रहा है? कि पूरे देश में एक सीमा से खींच दी निर्वाचन क्षेत्रों की। क्लियर? कि ये इसके संसदीय क्षेत्र रहेंगे, ये इसके विधानसभा क्षेत्र रहेंगे। क्लियर? प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, यानी जितने भी राज्य हैं उसमें आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है। भाई जो किसके अनुपात में होगा? कि उस क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उसके अनुपात में होगा। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है कि इसमें जनसंख्या की संरचना कैसे है, किस प्रकार से है, कौन सी कैटेगरी का क्या है, या जो भी। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। यानी कि क्या करेंगे? वो वहां की जनसंख्या देखेंगे। अब देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा है। अगर अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति के लिए कर देंगे, अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है तो अनुसूचित जनजाति के लिए कर देंगे। क्लियर? तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए होता है वो तो डायरेक्ट होता है, और अनुसूचित जाति के लिए जो होता है वो हम देखेंगे दो तरीके से, किस तरीके से होता है। तो अनुसूचित जातियों के मामले में क्या होता है? परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। तो पहला क्या? आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होता है। ये नहीं, आयोग किन को चुनेगा? उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनेगा जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा होगा। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। पहली बात तो ये देखेगा कि किसमें जो है अनुसूचित जातियों का अनुपात ज्यादा है। फिर उसके बाद क्या करेगा? वो इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला देगा। ऐसा इसलिए है कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है। क्योंकि देखो एसटीज वगैरह जो है वो मोस्टली ट्राइबल एरियाज वगैरह में मिलते हैं, उनका फिक्स है मोस्टली। लेकिन अगर एससी की बात की जाए तो पूरे देश में बिखरी हुई है, पूरे देश में कहीं भी ऐसी नहीं होगी जहां एससी नहीं होगा, और अच्छी खासी जनसंख्या में बिखरी हुई है। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। भाई जब भी कभी भी परिसीमन का काम हुआ तो क्या करेंगे? इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर देंगे। संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। हाँ सॉरी, संविधान जो है वो ओबीसीज के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं करता है एमएलए एमपीज के में। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। यानी कि अगर महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो भी बहुत कम है। उनका रिप्रेजेंटेशन कम से कम 20%, 30%, 40%, 50% तक हो। तो रिप्रेजेंटेशन ना होने के कारण उनके आरक्षण की मांग उठी है। यह देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं में बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, ऑब्वियसली बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं। पेंसिल क्यों नहीं चल रही? उनके लिए
1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है, यानी कि करीबन 33%। शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। यानी कि जो शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है ना, उसमें महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई है। क्लियर है? अरे जो नगर निगम, नगर पालिका, सरपंच वगैरह और ये सारे होते हैं, जिला परिषद वगैरह, उनमें कर दी गई। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। बिल्कुल। लोकसभा और विधानसभा में ऐसी ही व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। भाई लोकसभा और विधानसभा में भी इसकी मांगे उठ रही हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा कि महिलाओं को 1/3 सीटें या जितना भी देना चाहते हैं वो दें। 1/3 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं देने वाले ये लोग। फिर पुरुष क्या बोलते हैं, प्रधानता खत्म हो जाएगी ना धीरे धीरे। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया, पर इसे पारित नहीं किया जा सका। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। एंड पेंसिल ने भी वर्क करना बंद कर दिया। आगे हम फिर आएंगे, आपके लिए नया टॉपिक रहेगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। तब तक के लिए थैंक यू।